हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बोर्ड परीक्षा की तैयारी बड़े जोर शोर से कर रहे होंगे। चलिए, आज हम यहाँ पे पुनः आप लोगों के लिए जो कक्षा 10 का गणित चैप्टर नंबर 5 का जो बड़े क्वेश्चन, दैट मीन्स 4 और 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको हम यहाँ पे पुनः सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। और ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से है, जो पीछे गत वर्षों में पूछे गए हैं। ठीक है, बहुत जो कि बहुत परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलिए, इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन हमारा क्या बोला गया है। एक व्यक्ति जो कि 3250 का ऋण लेता है और पहले माह की किस्त में 20 रुपए देकर चुकाता है। कितना किस्त का ऋण ले रहा है? 3250 का ऋण ले रहा है कोई व्यक्ति और पहले माह की किस्त में 20 रुपए देकर चुकाता है उस ऋण को, और फिर किस्त की राशि में 15 रुपए प्रति माह की वृद्धि करता है। ऋण चुकाने में कितना समय लगेगा? क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरीके से पहले समझिएगा, उसके बाद क्वेश्चन को हम हल करेंगे। तो क्या बोला है भाई, कोई व्यक्ति है, जैसे वो व्यक्ति मान लीजिए आप हो, आपने क्या किया, ये ऋण लिया किसी से, और कितना लिया? 3250 रुपए, 3250 रुपए, और आप उस ऋण को चुकाना चाहते हैं। तो आपने क्या करा भाई, पहले महीने में जो किस्त दिया आपने वो 20 रुपए दे दिया। अब अगले जो भी महीने आपके आएंगे, प्रत्येक महीने में आप क्या कर रहे हैं, जो पहले महीने में आपने 20 रुपए किस्त दिया, तो अगले महीने में जो किस्त देंगे उस 20 रुपए और 15 रुपए ऐड करेंगे। दैट मीन्स 20 + 15 35 रुपए का किस्त देंगे। दूसरे महीने में कितना रुपए दिया आपने? 35 रुपए दिया, और हर महीने में 15 रुपए बढ़ाते जा रहे हैं। तो दूसरे महीने में आपने 35 रुपए दिया, तो तीसरे महीने में कितना देंगे? 35 में 15 जोड़िए, कितना रुपए दिया आपने? 50 रुपए। अब तीसरे महीने 50 रुपए दे दिए, अगले महीने में कितना देंगे? उस 50 रुपए में फिर 15 रुपए जोड़ेंगे, तो कितना हुआ? 50 और 15 65 रुपए। तो इसी प्रकार से आगे हम किस्त की राशि को बढ़ाते जाएंगे और हर महीने 15 रुपए की वृद्धि के साथ हम किस्त देते रहेंगे। और किस्त देते देते हमारा जो ये धनराशि है, जो ऋण हमने लिया था या आपने लिया था 3250 रुपए, कितने महीनों में वह पूरा का पूरा निपट जाता है, मतलब ऋण चुका दिया जाता है। तो वो चीज आपको निकालना है। तो इसको करने के लिए हम यहाँ पे चीजें समझते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कि हमने ऋण कितना लिया। तो हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं हल। चलिए, थोड़ा सा मार्कर को चेंज कर लिया जाए। तो मार्कर को चेंज करेंगे, तो मार्कर को चेंज कर लिया जाए और ब्लैक मार्कर ले लिया जाए। ठीक है। तो हम यहाँ पे इसका हल कर रहे हैं। तो देखिए, हल हल में क्या कहेंगे भाई, जो हमने प्रश्न में पढ़ा वही करेंगे। तो कितना ऋण लिया भाई, टोटल ऋण की राशि कितनी है जो चुकानी है महीनों महीनों में, वो है 3250, मतलब 3250। अब ये 3250 क्या है, तो ध्यान रखिएगा, आपने पहले महीने में 20 रुपए चुकाया, अगले महीने में 35 रुपए, अगले महीने में 50 रुपए। इस तरह से चुकाते चुकाते जो आपके चुकाने के बाद टोटल जितनी राशि आपने चुकाई वो कुल राशि हो गई। वो कितनी है? 3250 रुपए। और ये क्या हुआ? प्रत्येक किस्तों का योग है। तो किस्तों का योग अगर है तो इसका मतलब वो क्या है? एस एन है, मतलब समांतर श्रेणी में सभी पदों का योग। ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारे पास, सबसे पहले क्या दिया है, जो दिया है या फिर प्रश्न के अनुसार दिया है, एस एन इज इक्वल टू 3250। इतना रुपए एस एन की वैल्यू दे रखी है। अब क्या बोला है भाई, पहले महीने में हमने कितना रुपए चुकाया? तो देखिए, पहले किस्त जो है वो 20 रुपीज की है। नेक्स्ट किस्त कितने की है? 20 + 15, तो कितना हो गया? 35। अगली किस्त कितनी हो जाएगी? 35 में फिर 15 जोड़िए, 35 और 15 हो गया 50। अगली किस्त कितनी हो जाएगी? 50 और 15 65। और इस तरह से चुकाते जाएंगे तो आपका 3250 रुपए चुकता हो जाएगा। बशर्ते क्या होगा, इन सभी का योग जो है वो 3250 के इक्वल होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखिए जरा, ये जो आपका बना, तो देखिए, अगर 35 में से मैं 20 को घटाऊंगा तो कितना आएगा? 15। 50 में से 35 को घटाऊंगा तो कितना आएगा? 15। 65 में से 50 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 15। इसका मतलब किन्हीं भी दो क्रमगत पदों का अंतर कितना है आपका? 15 है। इसका मतलब ये क्या है, हमारा एक समांतर श्रेणी है, दैट मीन्स एपी है। ठीक है, प्रश्नानुसार या फिर माना। ठीक है, ये हो गया एपी। अगर ये एक एपी है तो इस एपी में हमें
पदों की संख्या ज्ञात करनी है, और वो पदों की संख्या क्या हो जाएगी, किस्तों की संख्या, अर्थात वह कितने महीने में किस्त चुका देता है। तो यहां पे देखेंगे क्या आ जाएगा, यहां आपका प्राप्त हो रहा है ए बराबर कितना 20, और डी बराबर हो जा रहा है A2 माइनस A1 इज इक्वल टू कितना आ जा रहा है भाई, चलिए इधर करते हैं A2 माइनस A1, तो A2 है 35 माइनस 20, तो यहां से इसको हल करेंगे तो D इज इक्वल टू आ गया 15, उसको घटा के हमने यहां पे लिख दिया। A की वैल्यू यहां पे आ गई, D की वैल्यू यहां पे आ गई। अब हमें क्या चाहिए, टोटल किस्तों की संख्या। तो हमने क्या कहा, माना वह n महीने में किस्त चुका देगा, या फिर माना किस्तों की संख्या कितनी हो जाएगी, ऋण को चुकाने में कितना समय लेगा, तो हम मानेंगे माना ऋण चुकाने में लगा समय, ऋण चुकाने में लगा समय बराबर n है, अर्थात n किस्तों में वह ऋण को चुका देगा। अब भाई अगर n किस्तों में ऋण चुका देगा तो हमारे पास एक फॉर्मूला है भाई, देखिए सब चीजें चीजें जो है क्लियर, देखिए Sn बराबर इतना है, मतलब जो आपके किस्तों का योग है वो भी इतना होना चाहिए, और किस्तों की संख्या कितनी है n है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ पे लिख सकते हैं एस एन इज इक्वल टू, चूंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। अब हम क्या करेंगे भाई, इसमें सारे वैल्यूज यहाँ पे रख देंगे, कौन कौन से वैल्यूज, जो जो हमें पता है। देखिए एस एन का मान हमें पता है, Sn का मान पता है, A का मान पता है, D का मान पता है, तो इन मानों को हम इस समीकरण में रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, समीकरण कह सकते हैं, फॉर्मूला कह सकते हैं। Sn की वैल्यू कितनी है, इसको हटाते हैं, Sn की वैल्यू है आपकी 3250, ये रख दिया हमने, इक्वल टू n की वैल्यू पता नहीं है तो n/2, 2 A की वैल्यू कितनी है, तो A की वैल्यू है 20, देख लीजिए यहाँ पे A की वैल्यू है 20, प्लस n-1, डी की वैल्यू कितनी है 15, ये भी आप देख सकते हैं, कहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपका 15 लिखा हुआ है। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कितना आ जाएगा भाई, लेफ्ट साइड में मैं इसको थोड़ा सा इधर खिसका के लिखता हूँ, तो इस दो को अगर इधर लेके आऊंगा तो इसके साथ गुणा में आ जाएगा, तो 6250 का गुण डबल हो जाएगा आपका 6500, बराबर इधर बचा n, अंदर सॉल्व करते हैं, 20 दूनी 40 प्लस 15 का n से गुणा करेंगे तो 15n, और माइनस प्लस माइनस 15 एकम 15, इतना आ गया। अब राइट साइड को फिर और सॉल्व करते हैं भाई, 15 40 में से 15 गया तो बचा 25, तो यहाँ पे हो गया n, और इधर हो गया 25 प्लस 15n, इतना आ गया। अब यहाँ पे 6500 है, तो 6500, और इस n को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 25n प्लस 15n स्क्वायर, और इतना बराबर इतना है। इन दोनों पदों को इधर रख देते, इसको उधर लेके जाते, तो समीकरण कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, कैसा बनेगा, 15n स्क्वायर प्लस 25n, चूंकि इसको ऐसे ही रखा है इधर, और ये दोनों पॉजिटिव थे तो पॉजिटिव ही रह गया, ठीक है, और इस 6500 को उधर लेके जाएंगे तो नेगेटिव का 6500 हो जाएगा, और इतना बराबर 0। देखिए ये जो आपका एक द्विघातीय समीकरण बना, इस द्विघातीय समीकरण को हम हल करेंगे तो हमें n की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। चलिए इसको इधर हम सॉल्व करते हैं, तो क्या है हमारे पास, देखिए इधर सॉल्व करते हैं तो क्या है हमारे पास, पहले लिख लेते हैं 15n स्क्वायर प्लस 25n माइनस 6500 इक्वल टू 0, इतना है। अब देखिए इस समीकरण के दोनों ओर कुछ ऐसे
संख्या है जो दोनों में कॉमन है। देखिए ये वाला 15 जो है 5 से विभाजित हो जा रहा है, 25 भी 5 से विभाजित हो रहा है, 65 भी 5 से विभाजित हो रहा है। तो दोनों, और हम क्या कर देंगे, पहले थोड़ा सा कैलकुलेशन को इजी करने के लिए दोनों और हम 5 से भाग कर देंगे। लेकिन भाग करने से पहले हम क्या देखेंगे कि क्या सारे पद 5 से विभाजित हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर मान लीजिए 15 से विभाजित होता तो 15 से करते। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है भाई, 5 से विभाजित करेंगे तो 3n² आ गया, प्लस 5 से विभाजित करेंगे 5n हो गया, माइनस 65 को हम विभाजित करेंगे तो 13, 13×5 65, 1300 आ गया, बराबर 0। अब क्या करना है भाई, इसका गुणनखंड करना है, और गुणनखंड करके हमें n का वैल्यू लाना है। तो इसका गुणनखंड कैसे होगा, देखिए, तो ये जो हमारा n² का गुणांक है उसको पहले अचर पद के साथ गुणा करते हैं, फिर इसका गुणनखंड करते हैं, फिर जो भी आएगा गुणनखंड उसमें से एक पेयर बनाना है, जोड़ा बनाना है दो संख्याओं का, और उसको घटा के हमें कितना लाना है, 5 लाना है। यहाँ पे जो चिन्ह होता है उसको ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1300 और 3 का अगर गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, तो इसको मैं इधर लिख लेता हूं क्योंकि वहां पे हमें स्पेस चाहिए। ठीक है, तो 3 और 1300 का गुणनखंड करेंगे, तो पहले 3 से करेंगे तो ये हो गया 3 × 3 मतलब 1300 हो गया ये। और जो है फिर 2 से करते हैं तो ये हो गया 2×6 = 12, 2×5 = 10, 0। फिर 3 से करेंगे, 3×2 = 6, नहीं कटेगा। 5 से करते हैं, 5×5 = 5×3 = 15, 0, 130 आ गया। अब जो है 13 से करेंगे या फिर 5 से कर लेते हैं, 5×2 = 10, बचा 3, 0, तो 5×4 = 20, 5×4 = 20, नहीं गलत हुआ, 5×2 = 10, 5×6 = 30, 26 आ गया। फिर 2 से करेंगे तो 2, 13 हो गया। अब भाई इसका हमें गुणनखंड कर दिया हमने। अब हमें क्या करना है भाई, एक ऐसा गुणनखंड निकालना है जिसमें दोनों पदों को जोड़ेंगे तो, सॉरी, घटाएंगे तो 5 आना चाहिए। देखिए 13 और 5 को गुणा करेंगे, 13×5 = 65, 3×2 = 6, 6×5 = 30, 30×2 = 60, 65 में से 60 घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3n² प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 65 - 5, बाहर से n माइनस 1300 बराबर 0। यहाँ पे 3n² प्लस 65n माइनस 6, यहाँ पे 60 होना चाहिए था, 60n माइनस 1300 इक्वल टू हो गया 0। अब यहाँ पे दो दो पदों का जोड़ा बनाइए और जो चीज़ें कॉमन हो रही है उसको कॉमन ले लीजिए। दोनों में देखिए कितना है, n कॉमन है, तो n कॉमन लिया तो 3n बचा, प्लस इसमें n कॉमन लिया तो 65 बचा, माइनस इन दोनों में क्या है भाई, 20 कॉमन है, तो 20 कॉमन ले लेते हैं। 20 हो रहा है ना, देखो 20×3 = 60, और इसमें 20×6 = 120, बचा 10, 20×5 = 100। हाँ, तो यहाँ पे हम 20 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे आ गया 20×3 = 60, 3n प्लस यहाँ पे हो गया 65 इक्वल टू 0। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए दोनों में 3n प्लस 65 कॉमन है, 3n प्लस 65 हमने कॉमन ले लिया। अब इधर बचा हमारे पास पहले वाले में n माइनस दूसरे वाले में 20 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, या तो इतना बराबर 0 होगा या तो इतना बराबर 0 होगा, तभी तो 0 आएगा ये। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं 3n प्लस 65 इक्वल टू 0 एक बार, और एक बार n माइनस 20 इक्वल टू 0, या लिख देते हैं बीच में। अब यहां से n की वैल्यू कितनी आएगी, n इज इक्वल टू माइनस का 65/3, और यहां से n की वैल्यू आएगी 20। अब ये चूंकि आपका क्या है, एक तो ऋणात्मक संख्या है, दूसरा भिन्नात्मक संख्या है, और जो आपका पदों की संख्या है वह आपका भिन्नात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या नहीं हो सकता है। इसके लिए इसको हम कह देंगे अमान्य। अब अगर ये अमान्य है तो ये आपका हो जाएगा आंसर। अतः वह
ऋण को चुकाने में कितना समय लेगा? 20 महीने का। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? अतः वह व्यक्ति ऋण को कितने 20 महीने या फिर 20 महीनों में चुका देगा। क्लियर बच्चों? ठीक, नोट कर लीजिए आप लोग क्या करा है। एक बार दोबारा रिव्यू दे रहा हूं मैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने क्या कहा, जो टोटल धनराशि उन्होंने ऋण के रूप में लिया है उसी को चुकाना है किस्तों में, तो वो आपका हो गया एसएन, और एसएन बराबर हुआ 3250। अब हमने जो पहली किस्त है, दूसरी किस्त है, तीसरी किस्त है, उससे हमने एक एपी बना ली। क्योंकि पहला किस्त उन्होंने 20 रुपए दिया और अगले किस्त में उन्होंने 20 रुपए बढ़ा के दिया 35, फिर अगले 15 रुपए बढ़ा के दिया, फिर अगले किस्त में फिर 15 रुपए बढ़ा के फिर दिया, तो 50 रुपए होगा। अगले किस्त में फिर 15 बढ़ाएगा तो 65 हो जाए। इस तरह से आपको एक एपी प्राप्त हो जाता है, और इस एपी का जो पहला पद है वो है 20 और जो सार्वंतर है वो है 15। दोनों चीजें प्राप्त हो गई। अब हमने कहा कि ऋण को चुकाने में वह कितना समय लेता है, तो n महीने का समय लेता है। तो माना ऋण चुकाने में वह लगा समय बराबर n है। अगर n समय ले रहा है तो हमारे पास ये a पता है, d पता है और sn पता है, तो हमने sn वाला फॉर्मूला लगा दिया। तो sn बराबर इतना हो जाएगा, और sn की वैल्यू जो है वो इतनी दे रखी है 3250। अब इसको यहाँ पे रखा, a का मान यहाँ पे रख दिया, d का मान यहाँ पे रख दिया, इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमारा आया एक द्विघातीय समीकरण। इस द्विघातीय समीकरण को हमने हल करा, तो द्विघातीय समीकरण को हल करने पे हमें n के दो वैल्यू मिली। एक n बराबर -65/3, जो कि आपका अमान्य होगा, क्योंकि आपका जो पदों की संख्या है वह आपका ऋणात्मक नहीं हो सकता है, और दूसरी बात वह भिन्नात्मक नहीं हो सकता है, तो वह अमान्य हो गया। तो हमारे पास करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? 20, n = 20, अर्थात वह ऋण को 20 महीनों में चुका देगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है। अगला क्वेश्चन है हमारा कुछ इस प्रकार से। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया, देखिए, किसी समांतर श्रेणी का m पद 1/n तथा n पद कितना है 1/m है। सिद्ध कीजिए कि श्रेणी mn पदों का, सिद्ध कीजिए श्रेणी का होना चाहिए था, या फिर श्रेणी के mn पदों का योगफल 1/2 mn+1 है। ये हमें सिद्ध करने वाला क्वेश्चन दिया गया है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्यूशन यहाँ पे शुरू करते हैं। जो क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है भाई, m पदों का योगफल m व पद 1/n तथा n व पद 1/m है, और सिद्ध करना है mn पदों का योगफल इतना होता है। ठीक है, तो यहां पे शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास हम मान लेंगे, माना जो श्रेणी है एपी का कितना प्रथम पद ए तथा सार्वांतर डी है। अगर एपी का प्रथम पद ये और सार्वंतर डी है, तो हम क्या निकाल सकते हैं भाई, जो यहाँ पे दे रखा है उसी अकॉर्डिंग करते हैं। प्रश्नानुसार क्या है भाई, ए एन व पद बोला है ना, एम व पद ए एम बराबर 1/n, और ए एम बराबर क्या हो जाएगा भाई, अगर प्रथम पद ये है तो a प्लस m-1 इंटू डी, और इतना इक्वल टू हो जाएगा 1/n। इसको हम कह देंगे समीकरण नंबर 1। तथा और क्या दे रखा है, ए एन इज इक्वल टू 1/m। तो यहाँ पे ए एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है, तो वही a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/m। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब जो समीकरण 1 और 2 है, इसमें हम देख रहे हैं कि a जो है दोनों में कॉमन है। देखिए जहां a है यहाँ पे भी a है, तो हम इसको विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। तो क्या कहेंगे, समीकरण
1 माइनस 2। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, क्योंकि हमें ए और डी का मान पता चलेगा तभी हम जो है mn पदों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 में से 2 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/n, और दूसरा है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/m। घटाने के लिए हम क्या करते हैं भाई, जो चिन्ह दिया हुआ है उसका विपरीत चिन्ह लगाते हैं। तो यहाँ पे ये कट गया, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, देखिए इसमें भी डी है, इसमें डी और ये ब्रैकेट में है, तो हम डी को कॉमन ले लेंगे। तो डी को कॉमन लेंगे तो पहले वाले पद में क्या बचेगा, m माइनस 1, और दूसरे वाले पद में क्या बचेगा, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो माइनस, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का n हो जाएगा, और इससे करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। और d इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/n माइनस 1/m। चलिए आगे इसको इधर सॉल्व करते हैं। अब देखिए 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, m माइनस एन डी बचा लेफ्ट साइड में, m माइनस एन बाहर से d, और इधर जो है हमारे पास अगर इसका एलसीएम लेंगे तो m यहाँ पे आ जाएगा, n यहाँ पे आ जाएगा, नीचे एलसीएम आएगा mn, तो यहाँ पे m माइनस एन हो गया। इस mn को मैं अगर उधर लेके जाता हूं तो इसके साथ जाके बट्टे में चला जाएगा, और इस m माइनस एन से यह कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा d इज इक्वल टू m माइनस एन अपन एम एन, और इनटू बट्टे में m माइनस एन, और इस m माइनस एन से ये वाला m माइनस एन कैंसिल हो जाएगा। तो d की वैल्यू यहाँ से हमारे निकल के आई 1/mn। चलिए d की जो वैल्यू आई है उसको समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं, तो हमें a की वैल्यू निकल जाएगी, d इज इक्वल टू 1/mn, समीकरण 1 में रखने पर d इज इक्वल टू mn समीकरण नंबर 1 में रखिए। समीकरण नंबर 1 ये है, तो यहाँ पे हमने क्या करा, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी के जगह पे हम 1/mn रख दिए, इज इक्वल टू कितना है, 1/n। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए इस mn को अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो a प्लस एम के साथ इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो m बट्टे mn हो जाएगा, माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/mn हो जाएगा, इक्वल टू 1/n। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए m से m कैंसिल हुआ तो प्लस 1/n आया, माइनस 1/mn हो गया, इज इक्वल टू 1/n। अगले स्टेप की बात करें तो ये 1/n उधर जाएगा तो माइनस का 1/n हो जाएगा, तो 1/n माइनस का 1/n ये कैंसिल हो जाएगा, और माइनस का 1/mn उधर जाएगा तो प्लस का 1/mn हो जाएगा, अर्थात यहां से आ जाएगा आपका a बराबर 1/mn। तो a की वैल्यू निकल गई, d की वैल्यू निकल गई, अब हमें क्या चाहिए, mn पदों का योग। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, देखिए अतः श्रेणी का mn पदों का योग, mn पदों का योग तो क्या हो जाएगा वो smn, और ये कितने के बराबर हो जाएगा, mn अपन 2 ब्रैकेट 2a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी। कौन सा फॉर्मूला है, n पदों का योग का फॉर्मूला है, क्योंकि यहाँ पे n की जगह पे mn है, इसलिए जहां जहां n था वहां पे mn रख दिया। अब a और d का मान जो भी है उसको हम यहाँ पे इस फॉर्मूले में रख देते हैं, 2 इंटू a का मान कितना है 1/mn रख दिया, प्लस mn माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू भी 1/mn है, तो 1/mn कर दिया। अब
दोनों में से अगर मैं 1/mn कॉमन ले लूं तो क्या आ जाएगा, देखिए दोनों में से अगर मैं 1/mn कॉमन ले लेता हूं तो mn/2 इंटू 1/mn हमने कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा, पहले पद में 2 और इस वाले पद में बचा प्लस का mn-1। देखिए mn से mn कैंसिल हो जाएगा, बाहर बचा आपका 1/2, ब्रैकेट में बचा, दो में से एक गया तो एक बचा, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि mn+1। देखिए 1+mn हो रहा है तो इसको हमने mn+1 कह दिया। और हमें सिद्ध क्या करना था, यही चीजें सिद्ध करनी थी, 1/2 mn+1 होता है। तो ये Smn इज इक्वल टू हमारा कितना हो गया, जो पूछा गया था उतने के बराबर। हम नीचे क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड। क्लियर, ठीक, कॉपी कर लीजिए आप लोग।